आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी, मेरे बहुत परम प्रिय राहुल कराड और सभी मंच पर बैठी हुई विभूतियाँ, और ये विभूतियाँ ही हैं, इतने तारे हैं यहाँ पर कि आज शायद रात को आसमान में थोड़ी कमी पड़ेगी। और हमारे देश का और हमारी दुनिया का भविष्य यहाँ बैठा है। अब केवल देश की बात करना अब वैश्वीकरण के मसले पर ठीक नहीं। तो पहले तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन आपका करता हूँ कि आज यहाँ आप इतने महत्वपूर्ण अवसर पर हैं, और राहुल कराड ने जो ये अद्भुत संगम, युवा संगम छठी बार यहाँ संभव बनाया है, वो इतना प्रभावशाली है और इतना अभूतपूर्व है, कम से कम मेरे जैसे पहली बार देखने वाले के लिए, कि इससे अब अभिभूत हुए बगैर रहा नहीं जाता। तो मैं राहुल को एक बार बधाई और उनका अभिनंदन करता हूँ इसके लिए। दोस्तों, नरेंद्र यादव जी के बाद ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, इसलिए मैं केवल ये कहूँगा, मैं उसके आर्थिक पक्ष पर, वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष पर आपसे कुछ नहीं कहूँगा। वो क्यों ज़रूरी है और कैसे उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, ये नरेंद्र जी और हमारे कई वक्ता बता चुके हैं। मुझे लगता है कि इसका विषय आज का इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड नेसेसरी ईविल, इसकी बजाय ये होता है कि हमें किस तरह का वैश्वीकरण चाहिए भारत को, ये हमें ढूंढना, इस पर विचार करना है। कि वैश्वीकरण से बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम जितने दिन बाहर रहे, हमने उसकी बहुत भारी कीमत चुकाई, और आप सुन चुके हैं अभी। और भारत के लिए वैश्वीकरण कोई नई चीज़ है ही नहीं। अभी नरेंद्र जी ने बताया कि एक समय था जब 30% विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा था, जो आज एक भी नहीं है। तो वो कैसे हुआ था? भारत तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 3000 साल से एक ट्रेडिंग नेशन रहा है। हम व्यापार करते रहे, दुनिया से लोग यहाँ पर आते थे नावों में भर के, यहाँ के व्यापारी विदेशों में, तमाम देशों में जाते थे। और आर्थिक वैश्वीकरण से ज़्यादा भारत का जो प्रभाव और भारत का जो जोर रहा है, वो सांस्कृतिक वैश्वीकरण पे रहा है, ज्ञान के वैश्वीकरण पे रहा है। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ से लेकर वहाँ कैस्पियन सी के तट तक, जो सारा मध्य एशिया है, जो सारा पूर्व एशिया है, और जो हमारा दक्षिण एशिया है, इसमें भारत के सांस्कृतिक प्रभाव और भारत की सांस्कृतिक वैश्विकता आज भी देखने को मिलती है। तो वैश्वीकरण भारत के लिए सहज है, और वैश्वीकरण मनुष्य के लिए सहज है। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? दूसरे से मिलना, दूसरे के पास चल के जाना, दूसरा चल के आपके पास आए। वो ज्ञान के लिए भी होता है, वो व्यापार के लिए भी होता है, वो प्रगति के लिए भी होता है। वो केवल इसलिए भी होता है कि एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को जानना और एक दूसरे से बात करना, ये मनुष्यता का एक अविभाज्य हिस्सा है, अंग है उसका। हम दूसरे के बगैर जी ही नहीं सकते। ना एक व्यक्ति दूसरे के बगैर जी सकता है, ना एक गांव, ना एक शहर, ना एक देश, और ना ये दुनिया। ये दुनिया एक छोटा सा घर है, एक ही घर है अपने पास। तो धरती नहीं बटी है, समुद्र नहीं बटा है, हमने इसको अपनी सीमाओं में बांटा है सुविधाओं के लिए, और एक उसके इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा। तो वैश्वीकरण अपनी बुनियादी प्रकृति में उतना ही सहज है जितना मनुष्यता। संकट लेकिन एक है, और मैं वैश्वीकरण का आज जो रूप हमें देखने को मिलता है, उसको बिल्कुल वैसा का वैसा स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। हमें वैश्वीकरण चाहिए, लेकिन बराबरी के स्तर पर। अभी जो दुनिया में वैश्वीकरण का स्वरूप हमको देखने को मिला है नरेंद्र जी, वो तो पिछले हम देख रहे हैं कि कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं, कुछ अल्प विकसित हैं, कुछ अविकसित हैं, और उनके बीच में जो रिश्ता बना है इस तथाकथित आर्थिक वैश्वीकरण के नाम पर, वो बहुत एक असमानता का रिश्ता है। वो इस तरह का रिश्ता अभी भी हम देख रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अखबार अगर उठाकर आप देख लें कि साहब, अमेरिका या यूरोप कहता है, अमेरिका कह रहा है हमसे कि हमारी खुली पूंजी के लिए, निवेश के लिए और आपकी कंपनियों को खरीदने के लिए हमें तो पूरी आज़ादी चाहिए, लेकिन आपके लोग हमारे यहाँ अपना करियर बनाने आए, अपना जीवन बनाने आए, इस पे हम रोक लगाएंगे। ये कैसे चलेगा? ये कैसा वैश्वीकरण है? तो जो वैश्वीकरण का जो ये असमान व्यवहार है, बड़े और छोटे के बीच में, गरीब और अमीर देशों के बीच में, अर्थव्यवस्थाओं के बीच में, इससे नरेंद्र जी और सारे अर्थशास्त्री भी आज मानते हैं कि इस वैश्वीकरण में असमानताएं बढ़ी हैं। ग्रोथ तो बढ़ी है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, लेकिन देशों के बीच में और देशों के भीतर
असमानताएं भी बढ़ी हैं, गरीब ज़्यादा गरीब हुआ है और अमीर ज़्यादा अमीर हुआ है। इसकी कोई काट इस वैश्वीकरण के मॉडल के पास नहीं है। दूसरी बात ज़्यादा उससे भी गंभीर मुझे लगती है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसलिए कि ये इतनी गंभीर मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा आपकी यानी इस देश के युवा की क्षमता पर, प्रतिभा पर भरोसा है कि आज नहीं तो कल आपको विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत का आर्थिक विश्व शक्ति बनना अटल है, लेकिन क्या भारत सांस्कृतिक विश्व शक्ति भी बनेगा? वहाँ मुझे शंका है। मैं पाता हूँ कि भारत पश्चिम का एक सांस्कृतिक और बौद्धिक उपनिवेश हो रहा है, कॉलोनी बन रहा है, हमारा इंटेलेक्चुअल कल्चरल कॉलोनाइजेशन हो रहा है। हम जो हैं यानी भारत की भारतीयता, भारत का भारत बने रहना आज संदिग्ध है। भारत का आर्थिक ताकत बनना संदिग्ध नहीं है। आज मैं नहीं जानता कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी मातृभाषाओं में 5 मिनट किसी गंभीर विषय पर बात कर सकते हैं। आज वेंकैया नायडू जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, माँ, मातृभूमि, मातृभाषा। तो इस देश की मेरी सबसे बड़ी चिंता इस समय यह है, मैं पत्रकारिता की उतनी चिंता नहीं करता जितनी इस देश की भाषाओं की भविष्य की चिंता करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और अपने बच्चों को देखते हुए मुझे दिखता है कि अगर ऐसे ही चला ये वैश्वीकरण का दौर, ये पश्चिम की नकल और पश्चिम के आकर्षण का दौर, तो 10, 20, 25 साल बाद इस देश के युवा अपनी एक भी भाषा याद नहीं रखेंगे, उसमें कुछ भी गंभीर काम करने लायक नहीं रहेंगे। और जिस भारत से अगर उसकी भाषाएं निकल जाएंगी, और भाषा जानने का मतलब क्या होता है? केवल बोलना और समझना नहीं, बोलना, समझना, लिखना और पढ़ना। जब जिस भाषा में हम ये तीनों अपने गंभीर काम जिंदगी के करते हैं, वो हमारी प्रथम भाषा होती है। और जिस दिन, और ये होगा अगर रोका नहीं गया तो, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि विश्वनाथ कराड जी और MIT इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और राहुल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र के बच्चे अगर मराठी भूल जाएंगे, ज्ञानेश्वरी नहीं पढ़ पाएंगे, तो कैसे काम, किस काम के वो? तो मित्रों, आप इंजीनियरिंग पढ़िए, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़िए, दुनिया का आधुनिकतम ज्ञान और विज्ञान हासिल करिए, उस पर अधिकार प्राप्त करिए, लेकिन आपको अगर भारतीय बने रहना है, अगर भारत को भारत बने रहना है, भारतीयता से हम जो भी समझते हैं उसको बचाए रखना है, और भारत बनकर उसको विश्व शक्ति बनना है, इंडिया बनकर नहीं, तो उसको अपनी भाषाएं और उन भाषाओं के माध्यम से जो कुछ भी उसको मिला है उसको बचाना पड़ेगा। भारत बनकर विश्व शक्ति भारत बनेगा अपनी भाषाओं के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से नहीं। कृपया इस मानसिक और सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन के खतरे को पहचानिए, उससे बचिए, उसको रोकिए और दुनिया में अपनी एक अद्वितीय जगह बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।